के न्यूज, खबरों का सारथी। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी यवतमाल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जारी करेंगे 16वीं किस्त, किसानों के खातों में जाएंगे 21,000 करोड़। सरकार ने जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए बैन बढ़ाया। शाह बोले संगठन राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है। केंद्र ने 2019 में बैन लगाया था। सीएए पर नोटिफिकेशन, किसी भी वक्त इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक आज। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों पर चयन को लेकर मंथन किया जाएगा। सीएम योगी 64 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कई शासकीय भवनों का आज लोकार्पण करेंगे। 3,114 करोड़ से अधिक धनराशि की 84 परियोजनाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है। खाता बंद कर भुगतान से नहीं बचा जा सकता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का और हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आज बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक है। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे इस बैठक में। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक है आज। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक है। कई राज्यों के बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन पर यह बैठक की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों का चयन होगा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवेश दिल्ली से। प्रवेश, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और उसको देखते हुए लगातार जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से जो अपने कैंडिडेट को जो है चुनाव कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ राज्यों में अपने कैंडिडेट उतार भी दिए और इसी संदर्भ में आज बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी कोर कमेटी की बैठक है और आज बीजेपी अपने कई राज्यों के जो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट है उनको लेकर मंथन कर चुकी है। मंथन करने के बाद सिर्फ रूपरेखा तैयार कर रही है और मैं जहां तक मुझे जानकारी मिली है मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से उत्तराखंड और राजस्थान एक ऐसा 2 राज्य है जिनके जो आज लोकसभा के जो कैंडिडेट है या जो चुनाव लड़ेंगे उनके जो है नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि विशेष रूप से मैं बता दूं कि कल देहरादून में जो है उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें चुनाव समिति के साथ इन नामों को लेकर पहले ही मंथन किया गया था। वो नाम हो सकता है कि आज खुद उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उस पर चर्चा करें। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो भी मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव प्रभारी है दुष्यंत गौतम वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उत्तराखंड और राजस्थान के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर जो कैंडिडेट उतरने उनके नामों पे आज खुलासा हो भी सकता है। जी प्रवेश, जिस तरह से बीजेपी सभी पार्टियों की कोर कमेटी की जो बैठक हो चुकी है, प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, उसके बाद में प्रत्याशियों का चयन कर रही है और आज कोर कमेटी की बैठक की जा रही है, तो क्या किसी रणनीति के तहत
सबसे आखिर में बीजेपी प्रत्याशियों का नाम चयन कर रही है और घोषणा करेगी? देखिए, अभी और भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अभी अपने जो है लोकसभा के जो चुनाव के कैंडिडेट हैं उनके नामों की खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पिछले कई दिनों से लगातार इन नामों को लेकर मंथन कर रही थी और चर्चा कर रही थी। विशेष रूप से मैं बता दूं कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक जो पूरा पदाधिकारी तक है, किसी भी नाम को लेकर चर्चा की जाती है और चर्चा को लेकर उसके विशेष रूप से मंथन किया जाता है कि इस नाम को लेकर अगर इस सीट से उतारा जाए तो किन किन कारणों से, या बात करें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इनको उतारा जा सकता है, या विशेष रूप से ऐसी कौन सी क्वालिटी है या कौन से ऐसे गुण है इन कैंडिडेट में जिनको यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतारा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज बैठक होगी तो उसमें जेपी नड्डा के साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं बी एल संतोष जो संगठन मंत्री है, तीनों पहले से जो नाम उनके पास एक लिस्ट पहुंच चुकी है, सिर्फ उस पर एक मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इन नामों का खुलासा भी कर सकते हैं। जी, बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में आज जो बड़ा फैसला लिया जा सकता है प्रत्याशियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक आज की जाएगी। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रजनीश दुबे बने राज्योत्सव परिषद के अध्यक्ष। बाबूलाल मीना को प्रमुख सचिव उद्यान व रेशम बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है प्रमुख सचिव सहकारिता। रविंद्र कुमार बनाए गए हैं प्रमुख सचिव दुग्ध एवं पशुधन। बलकार सिंह आवास बनाए गए हैं आयुक्त। पी गुरु प्रसाद को बनाया गया है प्रमुख। बी चैत्रा बनाए गए हैं अलीगढ़ की कमिश्नर। राजशेखर बनाए गए हैं एमडी जल निगम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक केबक्श सिंह। केबक्श जी, जिस तरह से ये अधिकारियों के पदोन्नति की गई है, क्या कुछ जानकारी है? ये पदोन्नति नहीं की गई है, एक सामान्य ट्रांसफर है। अभी हाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन हेमंत राव रिटायर है, उनकी जगह पे दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग की गई, सामान्य ट्रांसफर है। और जो पद जिन लोगों के पास आर्थिक कार्यभार था, जैसे कि जो एक उत्कर्ष उत्पादन आयुक्त है मनोज कुमार, उनके पास कई विभागों का चार्ज था, तो ज्ञान विभाग का चार्ज किसी और अन्य अधिकारी को दे दिया गया। सामान्य ट्रांसफर, चूंकि पद रिक्त हो गया, होना चाहिए इस सामान्य ट्रांसफर पे कोई और ट्रांसफर होते रहते हैं। और लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो जो खाली पद पड़े उनको भरना जरूरी है। और कुछ पद अभी जो कमिश्नर ज्यादा दिनों से अपने अपने मंडलों में तैनात है, उनको भी हटाया जाएगा। ये सामान्य ट्रांसफर है और खाली पदों को भरा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। बलकार सिंह आवास को आयुक्त तो बनाया गया है। पी गुरु प्रसाद को बनाया गया है प्रमुख सचिव राजस्व। वी चैत्रा बनाई गई है अलीगढ़ की कमिश्नर। राजशेखर बनाए गए हैं एमडी जल निगम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रजनीश दुबे को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। बाबूलाल मीना को प्रमुख सचिव उद्यान व रेशम बनाया गया है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी 64 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कई शासकीय भवनों का आज लोकार्पण भी करेंगे। 3114 करोड़ से अधिक धनराशि की 84 परियोजनाएं हैं। गृह विभाग के 84 शासकीय भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रयागराज कुशीनगर में 2 पर्यटक थानों का भी शुभारंभ किया जाएगा। 84 योजनाओं में 3 थाना प्रशासनिक भवन का शिलान्यास होगा।
6 थाना आवासीय भवन, 3 पुलिस चौकी का शिलान्यास किया जाएगा। 54 थानों पर हॉस्टल, बैरक व विवेचना कक्ष का शिलान्यास होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ 64 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कई शासकीय भवनों का आज लोकार्पण भी करेंगे। 3114 करोड़ से अधिक धनराशि की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। प्रयागराज, कुशीनगर में 2 पर्यटक थानों का भी शुभारंभ किया जाएगा। 84 योजनाओं में 3 थाना प्रशासनिक भवन का शिलान्यास। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी 64 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा, प्रयागराज से विनय मिश्रा और कुशीनगर से सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। शिवा, आज मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? शिवा, क्या आप तक आवाज आ रही है? विनय, आज प्रयागराज में कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी, बता दें कि प्रयागराज के गंगा नगर कमिश्नरेट के फाफामऊ थाना बनकर जो है तैयार है और आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअल तरीके से जो है आज इसका उद्घाटन करेंगे। और आज ये हम आपको बता दें कि 675.25 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ है यह थाना और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से यह लैस होगा। जी, वहां पे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं शिलान्यास को लेकर के, जो परियोजनाएं हैं? जी, बता दें कि जो ये नवनिर्मित थाने तैयार हुए हैं उनको जो है डेकोरेट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है और वहां उच्च अधिकारियों का जो जमावड़ा है और आज कुछ देर बाद ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से जो है इसका उद्घाटन करेंगे। जी, रुक कर लेते हैं सच्चिदानंद पांडे का। सच्चिदानंद, आज मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सच्चिदानंद, आप अनम्यूट करिए। जी, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 64 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। विभिन्न शासकीय भवनों का आज लोकार्पण भी करेंगे, वही वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे सभी लोगों से। यह इसी में क्रम में आज प्रयागराज के साथ साथ कुशीनगर में 2 पर्यटक थानों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिनमें 84 योजनाओं में से 3 थाना प्रशासनिक भवन का शिलान्यास, 6 थाना आवासीय भवन, 3 पुलिस चौकी का शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर के? जी, आपको बता दें कि तैयारियां पूरी
तरह से की गई हैं, जिसमें प्रशासनिक तैनाती भरपूर मात्रा में कराई गई है। वहां पर चारों तरफ चौकबंदी की गई है और साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जी, वापस से चलते हैं शिवा शर्मा के पास। जी। शिवा, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि 64 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सोनम, 173 करोड़ की लागत से 31 जनपदों में 1459 आंगनबाड़ी केंद्र है जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 3077 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्ति पत्र आज शाम को लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो गांव-गांव विकास की योजना है मिशन रोजगार के जरिए, उसका एक बार फिर से जो आधार है वो लखनऊ के अंदर रखा जाएगा, जिसका जो समक्ष प्रमाण है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखने को मिलेगा। तो रोजगार मिशन के तहत लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके लोगों को रोजगार देना और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको उनका पुनर्विकास करना, उनका शिलान्यास करना, ये हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है और उसी के तहत आज शाम को 4 बजे वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे और लोगों को सौगात देंगे। लोक भवन में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं शिवा, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, जो अलग अलग सोनम जनपदों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं और उनके सीधे सीधे संवाद के लिए जो प्रमुख सचिव हैं, जो बड़े अफसर हैं विभाग के, वो उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं और सीधे उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब वो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री उनको देंगे तो उनसे संवाद के दौरान उनसे क्या वार्ताएं की जाएंगी, क्योंकि पहला उनका रोजगार होगा। इस रोजगार मिशन के जरिए जब उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो तमाम तरीके की तैयारियां मुख्यमंत्री के जब ये पूरा कार्यक्रम होगा लोक भवन के अंदर तो उसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और जो तमाम विभाग के अधिकारी हैं वो तकरीबन 12 बजे लोक भवन पहुंच जाएंगे और जो उससे संबंधित जो लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जो महिला कार्यकर्ता हैं जो आंगनबाड़ी की, उनसे संवाद करेंगे और सीधे सीधे 4 बजे जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो ग्रामीण इलाकों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, जो महिलाओं का जो रोल होता है वो उसको कितना सुनिश्चित और करना है, किस किस चीजों की कमी आती है, जरूर पूछने की उनसे बात करेंगे और जरूर हर विभाग के जो विभाग का अधिकारी है जो ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर उनपे एक बहुत बड़ा सहयोग होता है और उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो छोटी छोटी भी समस्याएं हैं उनको पूरा करें और किसी भी तरीके की उनको समस्याएं ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे लखनऊ के लोक भवन में। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट का चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला आया है। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, खाता बंद कर भुगतान से नहीं बचा जा सकता है, हाईकोर्ट का कहना। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है, हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए। प्रयागराज से खबर आपको बता रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला है। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है, हाईकोर्ट ने फैसले में सुनाया। खाता बंद कर भुगतान से नहीं बचा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला कोर्ट ने लिया है। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है, कोर्ट ने कहा।
खाता बंद कर भुगतान से नहीं बचा जा सकता है, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा। प्रयागराज और इलाहाबाद हाईकोर्ट का चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला लिया है। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध माना जाएगा, हाईकोर्ट ने कहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है चेक बाउंस होने की दिशा में, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें, प्रयागराज ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान थे कौन? जो बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन क्या करते थे, एक उधारबाड़ी का सिस्टम चलता था। अगर किसी से कैश नहीं चेक दे देते थे कि 10 दिन में आप कैश ले लेना, लेकिन वहीं पे क्या करे, अकाउंट में पैसा ना रहे, अकाउंट बंद कर दे। अब जो है बिजनेसमैन पास ट्राई करते थे, ट्रस्ट थे, और उसके बाद जब बंद हो जाए तो एप्लीकेशन देते, थाने चौकी में देते थे, कुछ होता नहीं था। अकाउंट में पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ये बहुत बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा जो सिस्टम बना दिया कि अगर अकाउंट में पैसा नहीं और चेक आपने दिया है तब भी आप भरपूर उसका पैसा देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कार्रवाई होगी, जैसे आपने अकाउंट बंद कर दिया, आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और कैश नहीं है उसमें, और वो चक्कर काट रहा है, FIR दर्ज हुआ है, तो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई होगी और पैसा भी रिटर्न होगा। तो इससे जो बिजनेसमैन है वो खुश है, वो कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला है ये बहुत सराहनीय है। इससे हमारे कहीं ना कहीं हमें जो बिजनेस करने में लाभ होगा। GST के अंतर्गत टैक्स कट जाता था, वो टैक्स भरते थे और पैसा कोई देने वाला नहीं था कि पैसा दे दे। तो ये सही कार्य हुआ है। इसे देखते हुए कल से ही जो किसान जो बिजनेसमैन है वो खुश हैं, उनके मन में खुशी की लहर है। आपस में वो मिठाइयां तक बांटे कि अब हमें उचित रेट मिलेगा और न्याय मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राहुल, खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध माना जाएगा। इलाहाबाद लखनऊ की जहां पर अकबर नगर में रात भर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। JCB पॉकलैंड के जरिए तोड़े गए हैं अवैध निर्माण, कैमरों की निगरानी में तोड़े गए हैं अवैध निर्माण। LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अकबर नगर में अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए थे उनका ध्वस्तीकरण किया गया है। कैमरों की निगरानी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्रवाई की गई है। JCB पोकलैंड के जरिए अवैध निर्माण को गिराया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अकबर नगर में रात भर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली है। JCB पोकलैंड के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कैमरों की निगरानी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अकबर नगर में रात भर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। JCB के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कैमरों की निगरानी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह कार्रवाई की गई।
लंबे समय से अकबर नगर में अवैध निर्माण को लेकर के हाईकोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई थी। बावजूद इसके एलडीए की तरफ से एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अकबर नगर में रात भर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जेसीबी और पॉकलैंड मशीन के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कैमरों की निगरानी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से शिवा शर्मा। शिवा, अकबर नगर में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और कल देर रात वहां पर ध्वस्तीकरण किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? शिवा, अकबर नगर में कल देर रात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, पहले भी ये कार्रवाई की जा चुकी है, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लंबे समय से अकबर नगर का जो इलाका है वो इंक्रोचमेंट की चपेट में है। जो कुकरेल नदी आती है, जो महज तकरीबन 38 सालों से उन नाले का प्रकार ली हुई है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा ये उसका रोड मैप तैयार किया है कि जो उसमें जो रिवर फ्रंट का जो गोमती नदी का जो किनारा है उसमें जो कुकरेल नदी मिलती है उसको विकसित करना है। ऐसे में जितने भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, तकरीबन 1100 से ज्यादा लोग जो है वो अवैध निर्माण करके तकरीबन 38 सालों से रह रहे हैं और उनका अवैध निर्माण तोड़ने का काम चल ही रहा था। लेकिन चूंकि कुछ लोग जो जिनके कमर्शियल बिल्डिंग है, जिनके जो आवास है, वो लोग हाईकोर्ट पे चले गए थे और हाईकोर्ट में उनकी याचिकाएं लगी हुई है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान उन सभी जो निर्माण है उन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन कल जो 24 निर्माण थे उन जिन पे स्टे लगा हुआ था, कल देर शाम उस पे स्टे हटते ही एलडीए की तरफ से यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से उस पे जो कार्रवाई थी वो तेज हो गई है। तो तकरीबन 1100 से ज्यादा जो अवैध निर्माण है, जिसमें 10,067 जो है वो आवासीय निर्माण है और तकरीबन 101 कमर्शियल निर्माण है जिनको तोड़ने की कवायद चल रही है। और कल देर शाम से ही ये कार्रवाई और तेज इसलिए कर दी गई है क्योंकि हाईकोर्ट से स्टे लगातार जो था, जो याचिकाकर्ता की तरफ से था, उनका धीमे धीमे हटता चला जा रहा है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक थोड़ी आसानी जरूर मिल जाती है उन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो कल रात भर जो इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई है वो पोकलैंड और जेसीपी के जरिए उन अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया गया था और तकरीबन 28 किलोमीटर की जो कुकरेल नदी है उसको विकसित करने का काम है। और जो कुकरेल के 80 गांव से चल करके लखनऊ के जो बंधा रोड है, जहां पर ये गोमती नदी में समाहित होती है ये कुकरेल नदी, वहां पर इसको रेनोवेशन का काम करना है। तो जो उस कुकरेल नदी के किनारे जितने भी जो कमर्शियल और जो अवैध निर्माण है, जो आवासीय निर्माण है, उन सभी को खाली कराया जाना लखनऊ प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और उसी को देखते हुए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जो पुलिस की टीमें हैं, वहां पर डेरा डाले हुए हैं। और कल से ही ये जो जिस कार्य को तेजी करने की बात कही जा रही थी, वो कल से ही हमें देखने को मिली कि जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने का काम लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग उन घरों में रह रहे हैं, जो जिनके मकान वहां पर पुश्तों से बने हुए हैं और उनकी पुश्तें बीत गई हैं रहते हुए, तो वो कहां जाएंगे? सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनके लिए? देखिए, यही सबसे बड़ी मजबूरी फंस जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने तकरीबन 38 साल में अवैध निर्माण खड़े किए थे। क्योंकि ये मापा गया है कि 1986 में जब सिंचाई विभाग ने नदी किनारे जब अपना सर्वे किया था, तब महज 267 अस्थायी निर्माण थे जिनको अवैध तरीके से बनाया गया था। लेकिन 38 सालों बाद जब एलडीए ने अपना जो सर्वे था वो किया, उसमें तकरीबन 1100 से ज्यादा निर्माण हुए। तब सरकार को इस बात से सुनिश्चित कराया गया कि जितने भी अवैध निर्माण हैं, जो आवासीय है, जो कमर्शियल है, उसमें कई लाखों की आबादी वहां
वहां पर रहती है, तब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लोगों को अलॉटमेंट यानी कि मकान देने का जो काम था वो शुरू किया था। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हम सालों से यहाँ बस रहे हैं, हमारी पुश्तें यहाँ पर बस रही हैं, हम छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि जो मकान उनको दिए जा रहे हैं वो पैसे लेकर के दिए जा रहे हैं, यानी कि जो किस्तों की जो फॉर्मेलिटीज जो विभाग अदा करते हैं वो उसके तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो उनमें थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन सरकार ने एक काम जरूर किया था कि जब वो उस जगह को खाली करा रहे हैं उसकी जगह पे उन्हें सस्ते दामों में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे दिलवा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, जिनका मोह है उस जगह से, जो सालों से तकरीबन 38 सालों से ज्यादा वहां पर रह रहे हैं, जिनके कई पुश्तें वहां पर जन्म ली हैं। तो लोगों का मोह है, इस वजह से छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकता इसी में है कि जो गोमती रिवर फ्रंट का जो निर्माण किया जाना है, जो उसका पुनर्विकास किया जाना है, ऐसे में जो कुकराइल नदी के किनारे जितने भी अवैध निर्माण है, चाहे इसमें आवासीय योजना हो या फिर कमर्शियल हो या फिर कोई भी बिल्डिंग किसी भी तरीके की बनाई हो, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर वहां पर काफी ज्यादा खुले, धार्मिक स्थल वहां पर बहुत ज्यादा खोल दिए गए थे। तो लखनऊ प्रशासन के लिए और लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए एक वो भी चुनौती है कि लोगों को खाली करा करके उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया जाए, और उसकी कार्रवाई हम कई दिनों से देख रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से उस कार्रवाई में तेजी आई है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे हाईकोर्ट से जैसा कि आपने बताया अभी कि वहां पर धार्मिक स्थल और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो काफी ज्यादा है, तो क्या स्थिति में है प्रशासन की उनको तोड़ सके? देखिए, बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई के तहत अगर उनको नोटिस दिया जाएगा तो उनको एक समय दिया जाता है कि आप इस जगह से अपना निर्माण खुद ही तोड़वा ले। लेकिन अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो जबरन फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई होती है और कानूनी रूप से उनको तोड़ा जाएगा, और उसमें का एक भी इंच जो ईंट होती है वो किसी भी तरीके से मालिकान हक को नहीं दिया जाता है। इसलिए जो फॉर्मेलिटीज हैं वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले ही कर ली गई है कि जो उनका अवैध निर्माण जिस तरीके से बसाया हुआ है उसको वो खुद ही तोड़ ले, जो कि चिन्हित किए गए थे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से। लेकिन लखनऊ प्रशासन के लिए बार बार यही चीज हो जाती है कि जो लाखों की आबादी है उसका विरोध झेलना, उनको वहां पर शांत करा करके उनका निर्माण तोड़ना, ये एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो कार्रवाई पिछले दिनों में कई दिनों से चल रही है उसमें हमने विरोध बहुत ज्यादा तो नहीं देखा कि लगभग ऐसी परिस्थितियों में यह होता है कि जो आक्रोशित पब्लिक होती है वो पुलिस पार्टी के ऊपर या संबंधित विभागीय पार्टी के ऊपर हमलावर हो जाए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि अतिरिक्त बल भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ था, पीएसी की टुकड़ियां भी लगी हुई थी। तो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी लीगल तरीके से की जा रही है, ऐसे में किसी को कोई भी बोलने का मौका तक नहीं दिया जाएगा। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो कुकराइल नदी के किनारे जितने भी अवैध निर्माण है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो आवासीय हो, उनको तोड़ने का काम धीमे धीमे जरूर किया जाएगा। और आने वाले समय में जो कुकराइल नदी का जो पुनर्विकास का जो काम है जो सरकार के द्वारा किया जाना है गोमती रिवर फ्रंट का, वो जरूर हो सकेगा। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी जानकारी को पहुंचाने के लिए शिवा। फिलहाल अकबर नगर में रात भर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चली है, एलडीए की तरफ से ये कार्यवाही की जा रही है। सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कैविएट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की थी। मुस्लिम पक्ष के एससी पहुंचने से पहले हिंदू पक्ष की कैविएट दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से पूजा पर रोक की मांग की थी। ज्ञानवापी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कैविएट याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया था।
अगली खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दौरे पर हैं। आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। सुबह आवास से मैदान मवई से मुसाफिर खाना के लिए रवाना होंगी। स्टेम लैब का आज उद्घाटन करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 10:35 पर अपर प्राइमरी पाठशाला पालपुर जगदीशपुर जाएंगी। आरटीआर लाइब्रेरी का अमेठी सांसद उद्घाटन करेंगी। शुक्ल बाजार से रुदौली सड़क का भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी रवाना होंगी। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है और दौरे का दूसरा दिन है। स्टेम लैब का जो उद्घाटन करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अपर प्राइमरी पाठशाला भी जाएंगी। पालपुर में जगदीशपुर जाएंगी केंद्रीय मंत्री। आरटीआर लाइब्रेरी का अमेठी सांसद उद्घाटन करेंगे। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीसी करेंगे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 11 बजे पार्टी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सपा कार्यालय में 11 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा चुनाव पर बातचीत करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर यूपी में कई सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बेलमीरा प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम बनाए गए हैं। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव सहकारिता बनाए गए हैं। रजनीश दुबे राजस्व परिषद के नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगस्त में रिटायर होंगे रजनीश दुबे। रविंद्र कुमार प्रमुख सचिव पशुधन दुग्ध विकास बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार प्रमुख सचिव पशुधन दुग्ध विकास बनाए गए हैं। विमल दुबे मंडलायुक्त अलीगढ़ बनाए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में कई सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। वीएल मीणा प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम बनाए गए। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से लापरवाही सामने आए हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली बाइक सवारों पर पलट गई है। मौके पर हुई 2 लोगों की मौत, जबकि 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दो दिन पहले के न्यूज ने जनहित में ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भी नहीं चेता प्रशासन। सीएमएस को निर्देश पर विधिक कार्यवाही जारी। थाना अमृतपुर के नगला हुसा के पास यह हादसा हुआ है। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से लापरवाही सामने आई है।
ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली बाइक सवार पर पलटी है। हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 2 दिन पहले के न्यूज में प्रमुखता से जनहित में इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा। सीएमएस को निर्देश पर विधिक कार्यवाही जारी। थाना अमृतपुर के नगला हुसा के पास का बताया जा रहा है मामला। फर्रुखाबाद में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली बाइक सवार पर पलटी है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले के न्यूज में प्रमुखता से इस मुद्दे को जनहित में दिखाया गया था, जिसके बाद भी प्रशासन सुस्त। सीएमएस के निर्देश पर विधिक कार्यवाही जारी। थाना अमृतपुर के नगला हुसा के पास का मामला। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है पंचायत सचिव। एंटी करप्शन टीम ने पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। विकास कार्यों के भुगतान के नाम पर मांगा था कमीशन। प्रधान प्रतिनिधि के शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन गोरखपुर टीम ने बनकटा पुलिस को सौंपा है। सिरसिया पावार गांव में सचिव था रजनीश कुमार भारती। बनकटा ब्लॉक के गेट पर पंचायत सचिव की हुई है गिरफ्तारी। देवरिया से खबर आपको बता रहे हैं, घूस लेते रंगे हाथ सचिव को पकड़ा गया है। बहराइच में बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई है। हादसे के वक्त बस में 20 से 25 लोग सवार थे। दोनों गाड़ियों के 4 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों गाड़ियों के चालक समेत 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली कैसरगंज इलाके के टोल प्लाजा के पास की घटना बताई जा रही। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई है। दोनों गाड़ियों में चालक समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज।